हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुधा अपने बेटे मुकेश और बेटी रिया के साथ रहा करती थी। वो लोग बहुत अमीर थे। उनके पास बड़े बड़े बंगले, 5-6 गाड़ियाँ और वो सभी चीजें थी जिससे कि उनका जीवन आराम से कट सकता था। वो लोग अमीर होने के साथ अय्याश और लालची भी थे। ऐसे ही एक दिन रिया अच्छे से तैयार होकर क्लब जाने के लिए निकल रही थी। माँ, मैं क्लब जा रही हूँ, कल सुबह तक आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, आराम से जाना और खूब एंजॉय करना, और कोई दिक्कत हो तो कॉल कर देना। जी माँ। रिया इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसी वक्त सुधा की पड़ोसन विमला आती है और रिया को ऊपर से नीचे तक देखती है और उसको देखकर सुधा बोलती है, अरे विमला, तू यहाँ आजा, आजा अंदर आजा। हाँ, ये सब क्या है सुधा? क्या क्या है ये सब? तू किसकी बात कर रही है? अरे, मैं रिया की बात कर रही हूँ। तूने उसको इतने छोटे कपड़े में शाम के वक्त कहाँ भेज दिया? तुझे पता है ना, आजकल का जमाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इतनी शाम लड़की को घर से बाहर जाना अच्छा है क्या? अच्छा रिया, वो अपने कुछ दोस्तों के साथ क्लब गई है, कल सुबह आ जाएगी। वैसे भी जब तक हमारे घर है मजे करने दो, उसके बाद पता नहीं कैसी किस्मत होगी इसकी। पैसे हैं तो क्या मतलब? इतनी भी अय्याशी अच्छी नहीं होती सुधा। अभी से पैसे संभाल कर रखेगी तो कल को तेरे ही काम आएंगे। और अगर इतना पैसा है तो किसी गरीब को दान कर दे। हम लोग गरीबों के लिए ही तो कमाते हैं, जो उनको दान में दे दे। खैर ये सब छोड़, मैं सोने की कुछ चीजें लाई हूँ खरीद कर, चल तुझे दिखाती हूँ। सुधा विमला का हाथ पकड़ती है और अपने कमरे में लेकर सारे सोने के जेवर दिखाती है। कुछ देर दोनों बातें करते हैं और फिर विमला अपने घर आ जाती है, जहाँ सुधा अपनी अमीरी का ढिंडोरा बजाती रहती थी। वहीं दूसरी तरफ उसका भाई मणिलाल कर्जे में डूबा परेशान घूम रहा था। आए दिन लेनदार उसके घर आते और उसको धमकी देकर जाते। ऐसे ही एक रोज मणिलाल परेशान बैठा अपनी पत्नी सीता से बोलता है, क्या करूं मैं, इतना कर्ज हो गया है कि अब तो मौत भी नहीं आ रही है मुझे। और लगाओ पैसे, जो था वो भी गया। कैसी पत्नी हो तुम? मैं यहाँ परेशान हूँ और तुम मुझे हौसला देने के बदले ताने दे रही हो। तो और क्या करूँ? कहाँ एक समय पे पैसा था तो 2 वक्त की रोटी खा लेते थे, और आज आपकी वजह से एक समय खाने को तरस गए हैं। आपकी वजह से मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? अपनी बहन से मांग लो ना, क्या पता वो दे दे। वैसे भी बहुत पैसा है उनके पास, कुछ दे देंगे तो कुछ कम नहीं पड़ जाएगा। नहीं, वो नहीं देगी। मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन हाँ, अगर मैं उनको पैसे का लालच दूं तो शायद वो मेरी मदद कर दें। पर वो कैसे? बस अब तुम देखते जाओ मणिलाल का कमाल। मणिलाल सीता को सारी योजना बताता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन सूट पहनकर सुधा के घर जाता है। सुधा, मुकेश और रिया तीनों बैठकर चाय पी रहे थे कि तभी सुधा मणिलाल से बोलती है, अरे मनी, तू यहाँ, वो भी सूट पहनकर? क्या बात है, कोई लॉटरी लग गई है क्या तेरी? दीदी, लॉटरी नहीं, मैं तो बिजनेस करता हूँ जिससे रोज के रोज मेरे पास पैसे आते हैं। बहुत अमीर हूँ मैं। अच्छा, कोई गलत काम करने लगा है क्या तू? कैसी बात कर रही हो दीदी आप? आपको अपने छोटे भाई पर भरोसा नहीं है क्या? अरे मैं तो घर में बैठकर ही पैसे कमा रहा हूँ। मामा ये सब छोड़ो यार, आप तो अपने बिजनेस के बारे में बताओ हमको। आपके पास इतना पैसा कैसे आ रहा है? अरे भांजे, तुझे पता भी है कि ये टाटा, अंबानी, बिरला के पास पैसे कहाँ से आते हैं? नहीं पता ना? मुझे पता है। मामा जी, बातों को घुमाओ मत और सीधा सीधा बताओ ना। हाँ रिया सही बोल रही है, जल्दी बता ना, अमीर कैसे बना? क्योंकि तेरे घर वालों को तो 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े रहते थे, और अचानक से इतना पैसा। एक सरस्वती चिट फंड है जिसमें ये लोग पैसे डालते हैं और 10 दिन में पैसे डबल, और फिर उसके 10 दिन बाद पैसा 4 गुना, फिर 10 दिन बाद पैसा 8 गुना। ऐसे करते करते पैसा इतना बढ़ जाता है कि ये लोग माला माल से महामाला माल हो जाते हैं। झूठ बोल रहे हो आप, ऐसे भी कभी होता है क्या? ये तो धोखा वाला काम है। हाँ, कोई सबूत है क्या जिससे हम इस फंड पर विश्वास कर सकें? दीदी, आपके सामने ही पूरा साबित खड़ा है। अरे मैंने इसी से तो पैसे कमाए हैं और आज मैं इतना अमीर हूँ। कोई भी पैसा मांगता है ऐसे ही बिना सोचे निकाल कर दे देता हूँ।
आप मेरी बड़ी बहन हो, इसलिए सोच रहा हूँ कि आपको भी इस स्कीम के बारे में बता ही देता हूँ। मणिलाल तीनों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने लगता है। तीनों खुली आंखों से सपने देखने लगते हैं और तीनों ही मन में बोलते हैं। भाई सही कहा, अगर मैंने पैसे लगा दिए ना तो ज्यादा ही पैसे आ जाएंगे। हाँ, मामा की बात में दम तो है। एक काम करता हूँ, अपने हिस्से के सारे शेयर बेच देता हूँ और फंड में पैसे दे देता हूँ। ज्यादा पैसा तो ज्यादा एंजॉयमेंट। खुद के पैसों से क्लब जाऊंगी और पार्टी करूंगी और 2-3 क्लब भी खरीद लूंगी। रिया, मुकेश और सुधा तीनों अपनी ही धुन में खो जाते हैं। उनको देखकर मणिलाल खुद से बोलता है। लगता है ये लोग मेरी बातों में आ ही गए हैं, तभी तो खुली आंखों से दिन में सपने देख रहे हैं। अब इनसे मैं पैसे लूंगा और अपने बीवी बच्चों के साथ विदेश भाग जाऊंगा। वैसे भी इनके पास तो बहुत पैसे हैं, थोड़े खत्म भी हो जाएंगे तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मणिलाल इतना बोलकर तीनों की आंखों के आगे चुटकी बजाता है। बस बस, कितना सोचने लग गए। अरे खुली आंखों से सपने देखना बंद करो। पैसे डबल करवाने के लिए पहले पैसे देने भी तो होंगे ना, तभी तो पैसे डबल होंगे आप लोगों के। पता है, एक काम कर तू, 3 दिन बाद आ जाइयो, फिर हम तुझे पैसे दे देंगे और तू सरस्वती फंड में हमारे पैसे लगा दियो। ठीक है दीदी, जैसा आपको सही लगे। मणिलाल अपनी सूटकेस लेता है और अपने घर चला जाता है और इधर तीनों बात करते हुए बोलते हैं। माँ, मैं तो अपने सारे शेयर बेच दूंगा ताकि 10 दिन बाद मेरे पैसे डबल हो जाएं और मैं विदेश में जाकर सेटल हो जाऊंगा और वहीं लड़की से शादी भी कर लूंगा। भैया आप मेरे शेयर मुझे दे देना, मैं भी अपने पैसे लगा दूंगी। एक काम कर बेटा, तू हमारी जितनी भी जमीन कंपनी है सबको बेच दे और सारे पैसे एक बड़े से फंड में डाल दे, जिसके बाद हम और भी अमीर हो जाएंगे। फिर हमारा भी नाम टाटा, बिरला और अंबानी जैसे बड़े बड़े अमीर लोगों के बीच में आएगा। बिल्कुल सही कहा माँ, मैं आज ही जाकर सभी वर्कर्स को उनकी सैलरी 2 गुनी दे दूंगा और काम पर आने के लिए मना कर देता हूँ। मुकेश इतना बोलकर अपनी कंपनी और घर के सभी पेपर्स लेकर उन्हें बेच लेता है और सारे पैसे लेकर घर में रख देता है। और तीनों बाद में मणिलाल को कॉल करते हैं और घर आने की बोलते हैं, जिसके कुछ देर बाद मणिलाल घर आता है। लो दीदी, आपने बुलाया और आपका अमीर भाई आपके पास दौड़ा चला आया। आपने सारे पैसे तो रख दिए हैं ना, मतलब तीनों के हिस्से का। हाँ छोटे, अब तो तू बस अपने दीदी के पैसे डबल करवा दे और कुछ नहीं चाहिए। मिलेगा तो, वैसे भी कुछ नहीं है आपको। क्या बोले? अरे कुछ नहीं, तुम लोग बस मुझ पर विश्वास करो। अच्छा दीदी, मैं चलता हूँ, फिर 10 दिन बाद ही हम मिलते हैं। मणिलाल सबसे पैसे लेता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और सभी अपने दुगने पैसों के लिए उत्सुक थे। 10 दिन बाद सभी बेसब्री से मणिलाल का इंतजार कर रहे थे। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन मणिलाल नहीं आता, जिसके बाद सुधा उसे फोन लगाती है। कहाँ है तू? आज तो तू पैसे लेकर आने वाला था ना। कौन से पैसे दीदी? मेरे पास कोई पैसे नहीं है और वो फंड के पैसे डूब गए। अब मुझे दोबारा फोन मत करना। मणिलाल कॉल काट देता है। मणिलाल की बात सुनकर सुधा के होश उड़ जाते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उसे होश आता है तो वो बोलती है, बेटा हमारे सारे पैसे डूब गए और हम अमीर से फकीर बन गए। अब हमें अपना घर छोड़कर जाना होगा, ना जाने अब हमारा क्या होगा। क्या बोल रही हो माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। हमारे पास तो रहने को अब घर भी नहीं रहा, अब हम लोग रोड पे रहेंगे। माँ, हमने मामा की बात सुनकर बहुत गलत किया। ज्यादा लालच के चक्कर में हम अमीर से भी गरीब हो गए। अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मणिलाल की बात मानकर तीनों बहुत पछताते हैं और अपने अमीरों वाले सभी शौक छोड़कर गरीबों की तरह रहने लगते हैं। और इस तरह से एक अमीर परिवार का सफर अमीरी से गरीबी तक चलता है। निर्मला अपने परिवार वालों के साथ दिल्ली शहर में रहती थी। निर्मला को अपनी बहू गीता से कोई शिकायत नहीं थी, सिवाय उसके बाथरूम में रहने की आदत को छोड़कर। गीता अपना ज्यादा से ज्यादातर समय बाथरूम में ही बिताया करती थी। उसकी इसी आदत के चलते निर्मला कई बार उसे बहुत सुनाती थी, लेकिन गीता पर अपनी सास की बात का कोई असर नहीं होता था। ऐसे ही एक रोज सुबह के समय गीता अपनी रसोई का काम खत्म करके गैस पर दूध का पतीला चढ़ाकर बाथरूम में चली जाती है। कुछ समय बाद निर्मला रसोई में आती है
और जले हुए दूध के पतीले को देखकर जल्दी से गैस बंद करती है और गुस्से में अपनी बहू को आवाज देकर बुलाती है और कहती है, कभी तो ठीक से काम कर लिया कर। अरे ऐसे कौन से जरूरी काम से गई थी तू जो गैस पर दूध चढ़ाकर भूल गई? माँ जी वो मैं बाथरूम में गई थी हाथ मुंह धोने के लिए, वहीं से आने में समय लग गया। मैं भूल ही गई थी कि मैं रसोई में गैस पर दूध चढ़ा कर आई हूँ। जब तुझे पता है कि तेरे बाथरूम में जाने के बाद निकलने का कोई समय नहीं होता, तो तुझे कोई भी चीज रसोई पर गैस पर चढ़ाकर जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि तू बाथरूम में सोने के लिए ही जाती है ना। माँ जी मैंने आपको बताया तो कि मैं अपनी रसोई में सारा काम खत्म करके ही हाथ मुंह धोने गई थी। आप तो जानती है ना कि मुझे बाथरूम में रहने के लिए कितना अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं हार्दिक से कहकर अपने कमरे का बाथरूम बिल्कुल अपनी पसंद का ही बनवाया है। अगर मुझे पहले पता होता कि अपने पसंद का बाथरूम बनाकर तू उसे यूज करने की जगह उसमें सोने के लिए जाएगी, तो मैं कभी हार्दिक से तेरी पसंद का बाथरूम बनवाने ही नहीं देती। माँ जी मैं सोने थोड़ी ना जाती हूँ, मैं भी तो सबकी तरह बाथरूम यूज करने के लिए ही जाती हूँ। हाँ बहू, जाती तो तू बाथरूम यूज करने के लिए ही है, लेकिन समय उसके अंदर पूरा सोने जितना ही बिता कर आती है। फिर चाहे बाहर आग लग जाए, तुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ जी अब बस भी करिए ना, एक पतीला जलने की वजह से कितना सुनाई जा रही हैं आप मुझे। आज अपने बाथरूम में रहने के शौक के चलते रसोई में दूध का पतीला जलाया है, आगे न जाने क्या क्या करेगी। निर्मला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन गीता की आदतों में कोई सुधार नहीं था। जब भी निर्मला उसे किसी भी काम के लिए आवाज देती तो वो हमेशा बाथरूम में ही नजर आती, जिसके चलते आए दिन सास बहू की बहस होती रहती। एक रोज निर्मला की पड़ोसन माला अपने हाथों में साड़ी लिए उसकी बहू से मिलने के लिए उसके घर आती है और कहती है, निर्मला थोड़ा अपनी बहू को बुला दे, मुझे उससे कुछ काम था। मेरी बहू से तुझे क्या काम? और तू साड़ी लेकर क्यों घूम रही है? जरा दिखा तो सही। वैसे साड़ी तो तेरी बहुत सुंदर है, किसके लिए लाई है? किसके लिए लाई हूँ का क्या मतलब है? अपने लिए ही लाई हूँ। कल शाम को मुझे मेरी भतीजी की शादी में जाना है, इसीलिए। तुझे बुढ़ापे में बड़ा शौक चढ़ रहा है नई साड़ी पहनने का, थोड़ी उम्र का भी लिहाज कर ले। तेरा क्या मन है? उम्र हो गई है तो क्या अच्छे कपड़े भी ना पहनूं? और शादी कौन सा रोज रोज होती है? वैसे भी ये साड़ी मेरे बेटे ने लाकर दी है मुझे। मेरी बहू भी अपने मायके गई है, तो मेरी साड़ी में फॉल लगाएगा कौन? तू तो जानती है ना कि मैं बिना फॉल लगाए साड़ी नहीं पहनती हूँ, इसलिए सोचा क्यों ना तेरी बहू से फॉल लगवा लूं साड़ी में। लेकिन तेरी बहू है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही। दिखाई तो जब देगी ना जब वो बाथरूम से बाहर होगी। हर समय तो वो बाथरूम में ही रहती है, यही कहीं होगी, कोई काम कर रही होगी। तू बैठ, मैं बुला के लेके आती हूँ। निर्मला इतना कहकर जैसे ही अपनी बहू को बुलाने के लिए सोफे से उठती है, तभी उसका बेटा हार्दिक ऑफिस से घर आता है, जिसे देखकर निर्मला उसे रोकते हुए कहती है, अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा अपनी बीवी को नीचे भेज दे। पक्का वो अपने बाथरूम में घुसी होगी, क्योंकि पूरे घर में तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जी माँ, आप बैठिए, मैं जाकर देखता हूँ। अगर वो कमरे में होगी तो मैं उसे नीचे भेज दूंगा। निर्मला मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब भी मैं तेरे घर आती हूँ, तेरी बहू हमेशा मुझे बाथरूम में ही नजर आती है। उसे आराम से बैठने के लिए इतना बड़ा घर कम पड़ जाता है क्या, जो जाके बाथरूम में बैठ जाती है? माला बहन, अब ये तो उसी को पता होगा जो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त बाथरूम में बिताती है। बस करिए आप लोग, पता नहीं वो बाथरूम में है भी या नहीं। पहले ही आप लोग उसे सुनाने में लगे हुए हैं। मैं देखता हूँ, अगर कमरे में होगी तो भेजता हूँ। हार्दिक इतना कहकर अपने कमरे में जाता है। तभी गीता उसे बाथरूम से निकलती हुई नजर आती है, जिसे देखकर वो अपने मन में कहता है, ये मैडम तो सच में बाथरूम में बैठी हुई है। इसको इतना बाथरूम जाते देखकर मैं भी ये सोचता हूँ कि गलती कर दी इसको उसकी पसंद का बाथरूम बनवा के। आप कब आए? जब तुम बाथरूम में थी। अभी ये सब बाद में पूछना। नीचे जाओ, माला आंटी आई हैं। माँ कब से तुम्हें आवाज दे रही हैं। जल्दी जाओ वरना बहुत सुनाएंगी। हार्दिक की बात सुनकर गीता भागते हुए नीचे आती है। तभी माला उसे साड़ी में फॉल लगाने के लिए साड़ी देकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन गीता माला की साड़ी में फॉल लगाकर उसे टेबल पर छोड़कर बाथरूम में नहाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद निर्मला अपनी पड़ोसन माला के साथ अपने घर आती है और देखती है कि माला की साड़ी को चूहे बैठे कतर रहे थे, जिसे देखते ही वो भागकर साड़ी उठाती है और अपनी बहू को बुलाकर कहती है, हे भगवान, तूने माला की साड़ी का क्या किया? कोई काम ठीक से नहीं कर सकती है। ये साड़ी टेबल पर छोड़कर तू कहाँ मरने गई थी?
माँ जी वो मैं बाथरूम में नहाने के लिए गई थी। और आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैंने फॉल लगा दी है साड़ी में। अरे बहू, तेरी ऐसी फॉल लगाने से अच्छा था कि मैं बिना फॉल के ही साड़ी पहन लेती। जब तुझे पता है तेरे घर में इतने चूहे हैं तो तुझे साड़ी को टेबल पर छोड़ने की क्या जरूरत थी? तेरे घर के चूहों ने मेरी नई साड़ी को मच्छरदानी बना दिया। इसके पैसे तो मैं तुझसे ही लूंगी निर्मला। मैं क्यों भरूं इस साड़ी का दाम? ना मैंने तुझे कहा था कि बहू को साड़ी देकर जा, ना ही मैंने तेरी साड़ी का नुकसान किया। तो मैं तो तुझे 1 रुपए भी नहीं देने वाली। निर्मला और माला आपस में बहस कर रही थी कि तभी हार्दिक भी वहाँ आता है और उसके पूछने पर माला उसे गीता की हरकतों के बारे में सब कुछ बताकर गुस्से में अपनी साड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हार्दिक गीता से कहता है, यार तुम कितना नहाती हो? जब मैं घर से जा रहा था तब भी तुम नहा रही थी, और जब लौट कर आया हूँ तब भी यही सुनने को मिल रहा है कि तुम नहाने गई हो। इतना टाइम तो कोई अपने बेडरूम में नहीं गुजारता जितना तुम अपने बाथरूम में गुजारती हो। हार्दिक बिल्कुल सही कह रहा है। आज तो हमें बता ही दे, तुझे अपने बाथरूम में कौन सा अपना सोना चांदी मिलता है जो तू अपना सारा काम छोड़कर हमेशा वहीं बैठी रहती है। बाथरूम में घुसने का टाइम याद रहता है लेकिन निकलने का टाइम याद नहीं रहता तुझे। अब मैं इन लोगों को क्या बताऊं कि मैं बाथरूम में बैठकर आराम से फोन यूज करती हूँ, दोस्तों से बातें करती हूँ, जो कि बाहर तो सासू माँ करने नहीं देती। साथ में मुझे मेरे बाथरूम का इंटीरियर व्यू भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सब मेरी पसंद का है। अगर मैंने ये सब बकवास करी तो माँ जी मेरी जान ले लेंगी। अब कुछ बोलेगी कि नहीं? अच्छी बात है, तू मत बोल, लेकिन अब बहुत हो गया। तेरी इस बाथरूम में रहने वाली आदत के चलते और नुकसान नहीं झेल सकती मैं, इसलिए मैं आज और अभी से तेरे बाथरूम को लॉक करती हूँ। तुझे बाथरूम यूज करना होगा तो नीचे कर लियो, ना रहेगी बास ना बजेगी बांसुरी। निर्मला इतना कहकर अपनी बहू गीता के कमरे में जाकर उसके बाथरूम में ताला लगा देती है और आकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी गीता कहती है, माँ जी मुझे माफ करिए, मैं आज के बाद ज्यादा समय के लिए बाथरूम में नहीं जाऊंगी। बस मेरा बाथरूम लॉक मत करिए, आज के बाद कोई नुकसान नहीं होगा, बस एक मौका दे दीजिए। गीता के बार बार कहने पर निर्मला उसे बाथरूम के ताले की चाबी वापस करती है और उसे एक मौका देने को तैयार होती है। जिसके बाद गीता अपना ज्यादातर समय बाथरूम में बिताने वाली आदत को सुधारने की कोशिश करती है। रंजीत और धीरज बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने अपना स्कूल कॉलेज सब साथ में ही किया था। एक रोज सुबह के समय रंजीत अपने दोस्त धीरज को कॉल करता है और कहता है, कहाँ बिजी है भाई? ना फोन उठाता है ना फोन करता है। कितने दिन हो गए, मिलने भी नहीं आया तू तो। आज मेरा घर में मन नहीं लग रहा था तो सोचा चल कहीं घूम के आते हैं। सॉरी यार, वो एक्चुअली मैं अभी शहर में नहीं हूँ और यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है, इसलिए फोन नहीं उठाता हूँ। तू शहर से बाहर कब गया? बताया भी नहीं तूने। ऑफिस के काम से गया है क्या? नहीं भाई, वो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने आया था। मैं तुझसे आकर मिलता हूँ। बहुत दिनों से बोल रही थी कि चलो कहीं घूम कर आते हैं। अचानक प्लान बन गया, इसलिए तुझे बता नहीं पाया। सारे तुम लोग तो बड़े सही हो यार, जब मर्जी घूमने निकल जाते हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। और यहाँ मेरी किस्मत है, मुझे तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं मिलती। भाई तू अपनी गर्लफ्रेंड ना मिलने का रोना बाद में रो लियो, मैं तुझसे आकर बात करता हूँ, बाय। धीरज इतना कहकर फोन रखता है। जिसके बाद रंजीत की कई बार कॉल करने के बाद भी वो कॉल रिसीव नहीं करता है, जिस पर रंजीत गुस्से में अपना फोन बेड पर फेंक कर अपने आप से कहता है, बताओ क्या जमाना आ गया है। यहाँ सभी टाइम पास करने वालों को ना गर्लफ्रेंड मिल जाती है, लेकिन सच्चे दिल से ईमानदारी से रिश्ता निभाना जो चाहते हैं उनको नहीं मिलती है गर्लफ्रेंड। अगर मिल भी जाए तो कुछ दिन में छोड़ कर चली जाती है। रंजीत इतना कहकर चादर तान कर दोबारा सो जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और गर्लफ्रेंड ना होने की वजह से उसके ग्रुप के सभी लड़के उसका बहुत मजाक बनाते हैं, जिसके चलते वो अपने दोस्तों से भी मिलना जुलना कम कर देता है। एक रोज वो आराम से हॉल में बैठा टीवी देख रहा होता है। तभी उसका दोस्त धीरज वहाँ आता है और उसके पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, और मेरे मजनू कैसा है तू, और क्या चल रहा है तेरी लाइफ में? साले तू यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आया है? और हाँ, तू मुझे मजनू क्यों कह रहा है? मजनू तो तू खुद है जो अपने दोस्तों को छोड़कर हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे भागता रहता है। भाई अब अगर तुझे गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है तो इसमें हम क्या करें? तू बेवजह हम पर गुस्सा क्यों कर रहा है? भाई मैं कोई गुस्सा नहीं कर रहा हूँ यार, तू जा यहाँ से यार, मेरा मूड ठीक नहीं है। जा अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे। अच्छा ठीक है, तू अपना मूड खराब मत कर, चल कहीं बाहर घूम कर आते हैं। धीरज इतना कहकर अपने दोस्त रंजीत को लेकर बाहर घूमने चला जाता है और मार्केट में पहुंचने के बाद
उसकी नजर एक लॉटरी की शॉप पर लगी भीड़ पर जाती है, जिसे देखकर वो कहता है, भाई देख उस लॉटरी की शॉप पर कितनी भीड़ लगी हुई है। चल एक लॉटरी का टिकट हम भी खरीदते हैं, शायद सबकी तरह हमारी भी किस्मत खुल जाए। तू पागल है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। तू इतने सालों से लॉटरी का टिकट खरीद रहा है, आज तक तेरा कोई अच्छा सा इनाम निकला क्या? नहीं ना, जो आज निकल जाएगा। छोड़, कुछ खाते हैं। अच्छा ठीक है, मैंने तेरी बात मान ली। मेरी किस्मत काम नहीं करती है लॉटरी में, शायद तेरी ही काम कर जाए। क्या तू मेरे कहने पर एक लॉटरी का टिकट नहीं खरीद सकता है? ले लेना भाई प्लीज। धीरज के कई बार कहने पर रंजीत लॉटरी का टिकट खरीद लेता है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज रंजीत के पास रवि का मैरिज ब्यूरो से कॉल आता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी तीसरे नंबर की लॉटरी लगी है और उसे अपना इनाम लेने के लिए उसे मैरिज ब्यूरो में जाना होगा। इस बात से अनजान रंजीत कि उसकी लॉटरी के टिकट में क्या इनाम निकला है, कॉल रखने के बाद वो अपने दोस्त धीरज के घर जाता है और उसे बातें बताकर अपना इनाम लेने के लिए उसके साथ रवि का मैरिज ब्यूरो में जाता है, जहां उसे एक रविका नाम की लड़की मिलती है, जिससे वो कहता है, बताइए कितने रुपए का इनाम निकला है मेरी लॉटरी के टिकट में? देखिए, आपकी लॉटरी के पैसे नहीं बल्कि एक लड़की के साथ डेट निकली है। मेरे कहने का मतलब है कि हम आपकी अपने मैरिज ब्यूरो की तरफ से एक लड़की के साथ आपकी डेट फिक्स कराएंगे और उसका सारा खर्चा हमारा मैरिज ब्यूरो उठाएगा। और अगर आगे चलकर आप लोगों की केमिस्ट्री अच्छी रही तो आप लोग शादी करना चाहे तो हम अपने मैरिज ब्यूरो से आपकी शादी भी कराएंगे। यही है आपकी लॉटरी का इनाम, क्योंकि हमारे मैरिज ब्यूरो का काम ही यही है कि लोगों को एक दूसरे से मिलवाना। आप सच कह रही है? मजाक तो नहीं कर रही है ना आप? जी नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। आपको उस लड़की से मिलने के लिए कल सुबह 11 बजे इसी मैरिज ब्यूरो में आना होगा। जी बिल्कुल, मैं कल आता हूँ। रविका की बात सुनकर रंजीत की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। कुछ समय बाद वो अपने दोस्त के साथ घर लौट आता है और घर पहुंचकर वो अपने दोस्त धीरज से कहता है, यार मैं अपने इनाम से बहुत ज्यादा खुश हूँ। कहाँ जब मैं गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा था तब मुझे गर्लफ्रेंड नहीं मिली, कहाँ अब मुझे लॉटरी में गर्लफ्रेंड मिल गई। भाई ज्यादा खुश मत हो, पहले कल उससे मिल तो ले, क्या पता कैसी होगी। चल ठीक है, अब मैं भी अपने घर चलता हूँ। जैसा भी हो मुझे कॉल पर बता दियो आने के बाद। हाँ भाई बिल्कुल, तू ही तो मेरा सच्चा दोस्त है यार। तुझे नहीं बताऊंगा तो किससे बताऊंगा। कुछ समय बाद धीरज अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह लड़की के साथ डेट पर जाने के लिए धीरज तैयार होकर मैरिज ब्यूरो पहुंचता है, जहां रविका उसे एक राशि नाम की लड़की से मिलवाते हुए कहती है, रंजीत, ये है राशि और राशि ये है रंजीत। हमारे मैरिज ब्यूरो की तरफ से आज आपकी डेट ऑर्गेनाइज करी गई है। आई होप आप लोगों को पसंद आए। सो ऑल द बेस्ट गाइज। रविका इतना कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद राशि और रंजीत काफी देर तक आपस में बातें करते हैं। दोनों को एक दूसरे की बातें काफी अच्छी लगती हैं, जिसके बाद दोनों अपना नंबर एक्सचेंज करके कुछ समय बाद वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद रंजीत बड़ी खुशी खुशी अपने दोस्त धीरज के घर जाता है और उसे गले लगाते हुए कहता है, भाई कहाँ लोगों की गर्लफ्रेंड मिलने के बाद लॉटरी लगती है, लेकिन मेरे साथ तो उल्टा ही हो गया। मुझे लॉटरी में ही गर्लफ्रेंड निकल गई। भाई क्या लड़की है, मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी लॉटरी में मिली गर्लफ्रेंड से। तुझसे ज्यादा खुश तो मैं हूँ कि मुझे अब तेरी गर्लफ्रेंड न होने का रोना नहीं सुनना पड़ेगा और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छे से टाइम भी स्पेंड कर पाऊंगा। वैसे मेरी गर्लफ्रेंड भी तेरी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहती है, क्या तू मिलवाएगा? मिलवा देंगे, जल्दी क्या है, पहले तो मैं ही ठीक से मिल लूं उससे। रंजीत इतना कहकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ राशि और रंजीत दोनों एक दूसरे से रोजाना मिलना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। तभी एक रोज राशि और रंजीत कॉफी शॉप में बैठे कॉफी पी रहे होते हैं। तभी वहाँ धीरज आता है। क्या मैं भी आप लोगों के साथ बैठकर एक कप कॉफी पी सकता हूँ? अरे भाई तू यहाँ कैसे? बैठ राशि, इससे मिलो, यह है मेरा दोस्त धीरज, और धीरज ये है राशि, मेरी लॉटरी में मिली गर्लफ्रेंड। क्या क्या बोला तुमने? लॉटरी में मिली गर्लफ्रेंड? मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? राशि के पूछने पर रंजीत उसे सारी बातें बताता है, जिसे सुनने के बाद वो रंजीत से कहती है, देखो मुझे इस लॉटरी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैंने तो सिर्फ शादी के लिए अच्छे लड़के के लिए इस मैरिज ब्यूरो में रजिस्ट्रेशन करवाया था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा रिश्ता ढूंढ ढूंढ कर बहुत परेशान हो गए थे। जहाँ मेरी मुलाकात तुमसे हुई और बस तुम मुझे अच्छे भी लगने लगे। राशि तुम गुस्सा मत करो, ये तो बस ऐसे ही बोलता रहता है।
वो क्या है ना कि तुम्हारे साथ डेट पर जाने का मौका इसे लॉटरी से ही मिला है, इसलिए ये हमेशा लॉटरी में मिली गर्लफ्रेंड कहता रहता है। धीरज राशि को समझा ही रहा होता है कि तभी उसकी फ्रेंड नंदिनी वहाँ आती है और रंजीत के साथ राशि को बैठा देखकर हंसते हुए कहती है, रंजीत, यही है क्या तुम्हारी लॉटरी में मिली गर्लफ्रेंड? यार, दिखने में तो बहुत सुंदर है, तुम्हारी तो निकल पड़ी। ये कौन है रंजीत? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। सॉरी, तुम इसकी बातों का बुरा मत मानो। क्या बात है रंजीत, तुमने अपने सभी दोस्तों को ये बोल रखा है कि मैं तुम्हारी लॉटरी में मिली गर्लफ्रेंड हूँ। शायद तुम भूल रहे हो कि मैं भी एक इंसान हूँ, कोई चीज नहीं जिसे तुम लॉटरी में जीत सको। और हाँ, तुमने लॉटरी में मेरे साथ एक डेट का मौका जरूर जीता है, लेकिन मुझे नहीं। तुम मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ थी, ना कि किसी लॉटरी की वजह से। इतना कहकर राशि गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रंजीत को अपनी गलती का एहसास होता है और वो भागते हुए उसके पीछे जाता है और उसे रोककर अपनी हरकतों के लिए माफी मांगता है और उसे शादी करने का वादा भी करता है। इस तरह से रंजीत की लॉटरी में मिली गर्लफ्रेंड उसे हमेशा हमेशा के लिए मिल जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।